सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है A to Z ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। मैं आपको यहाँ बताने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इसकी जानकारी ना केवल बड़े बड़े नेताओं को होनी चाहिए बल्कि सामान्य व्यक्ति को भी होना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि 140 करोड़ जो भारतीय हमारे देश में रह रहे हैं उन सभी को A to Z और क्रिमिनल ट्रायल की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपके सामने आती हैं तो आपको लगता है भाई आप ढूंढते हैं फिर कि ये है क्या। तो एक समझदार जो व्यक्ति होता है, एक रीजनेबल एंड प्रूडेंट पर्सन जो होता है, उसे जो है पता होना चाहिए कि वो किस कानून के अंतर्गत भारत देश में रह रहा है, किस कानून के अंतर्गत उसे जीना है, किस कानून का उसे पालन करना है। तो A to Z ऑफ क्रिमिनल ट्रायल ऐसा नहीं है कि ये क्रिमिनल ट्रायल मतलब ये बड़े बड़े अपराधियों के लिए ही है या जो अन्य अपराधियों के लिए ही है, ये सब सामान्य व्यक्तियों के लिए भी है। आपने देखा होगा कि हमारे जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वो सेडिशन के आरोप में जो है उन्हें ट्रायल चला उन पे और 6 साल की सज़ा हुई उनकी। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी पे 6 साल की सज़ा हुई। उससे अलावा वीर सावरकर जी पे भी ट्रायल चला और उन्हें जो है 2 आजीवन कारावास की सज़ा हुई। ट्रायल हमारे सरदार भगत सिंह जी पे भी चला और जो है उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इसके अलावा अन्य जो आपने देखा आज़ादी के बाद भी नाथूराम गोडसे पर जो है क्रिमिनल ट्रायल चला, उसे सज़ा मिली। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी जी के हत्यारे हैं उन्होंने पर क्रिमिनल ट्रायल चला, उन्हें सज़ा मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपने देखा होंगे नेता जिन पर जो है क्रिमिनल ट्रायल चला। अब मैं आज के नेताओं की बात करूं तो आपने ये भी देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी उनकी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे। इसके अलावा हमारे खुद गृह मंत्री जी अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे। तो ये ऐसा क्रिमिनल ट्रायल की तो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए जो है ना आप इसकी जानकारी हर सामान्य व्यक्ति को रखनी चाहिए। और ख़ासकर चूँकि मैं एक एडवोकेट हूँ तो मेरे जो सपोर्टर हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें तो इसकी ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो है ना वे अपना समय पे बचाव कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को, अपनी निजी आज़ादी को बचा पाएँ। तो इस क्रिमिनल ट्रायल में आपने और भी कई नेता रहे हैं, जैसे हमारे आर वेंकटरमन थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्रायल फेस किया। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 साल जेल में रहे, उन्होंने भी ट्रायल को फेस किया। ऐसे और भी नेता हैं जिन्होंने ट्रायल, PV नरसिम्हा राव जी ने ट्रायल फेस किया, लालू यादव जी ने ट्रायल फेस किया। तो इस तरह से ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आपने आस पड़ोस में भी देखा होगा बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हमें इसकी जानकारी नहीं लेनी है, हमें इससे क्या लेना देना, या जो है हमें काले कोट से भगवान बचाए, सफ़ेद कोट से भगवान बचाए। भाई भगवान तो बचाए, लेकिन जो है जब ये चीज़ सामने आ जाती है तो फिर जो इनसे दूरी बना के रखते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्रिमिनल ट्रायल है क्या और A to Z ऑफ क्रिमिनल ट्रायल है क्या। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देश जो है कानून, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून का राज है। और जब से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से तो स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ है और हर कोई किसी पर भी जो है कानून शिकंजा कस सकता है। तो इसलिए अब हमारी जो कानून की मुख्यतः 3 किताब हैं जो क्रिमिनल ट्रायल में ज़रूरी होती हैं, वो हैं आपकी इंडियन पीनल कोड। ये 3 किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडियन पीनल कोड और जो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो है किताबें हमारे यहाँ, इससे न्याय दिया जाता रहा है क्रिमिनल ट्रायल में। इसके बाद जो है ये आपका 2023 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया जो है संविधान में, और इनका नाम बदल दिया गया। और इसमें 90% सेक्शन तो वही हैं अभी भी, लेकिन इसमें कुछ चेंज हुए हैं। उस चेंज के बाद जो 3 किताबें हमारे पास आई हैं इसकी लॉ की, ये हैं आपकी द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो जब से 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, इसके बाद जितने भी आपके ऑफेंस हो रहे हैं हमारे देश में उनका ट्रायल इन 3 किताब के अनुसार ही चल रहा है। इसके अलावा और भी देश में कानून है, जैसे आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और जो है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। वो जो स्पेसिफिक आपके कानून हैं उनके अनुसार भी देश में न्याय किया जाता है, लेकिन मुख्य प्रक्रिया उसकी
यही होती है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से ट्रायल चलेगा और किस तरह से जो है आरोपी पे चार्ज फ्रेम होंगे, किस तरह से उसे सज़ा दी जाएगी और किस तरह से उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। ये सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो अपील डाल सकते हैं वो सब कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये मतलब जो इसमें लिखा है वो आपका लकीर की फ़कीर है। एक तरह से जो लिखा है उसी के अनुसार ही माननीय जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें फैसले सुनाने पड़ते हैं। तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि A to Z ऑफ क्रिमिनल ट्रायल है क्या। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि एक्स एक व्यक्ति है, उसने जो है वाई को किसी के साथ जो है मारपीट की, गंभीर रूप से चोट पहुँचा दी उसे। तो अब क्या होगा कि जो वाई है वो पुलिस में कंप्लेन करेगा, या जो पुलिस को कोई दूसरा व्यक्ति भी कंप्लेन कर सकता है। तो वो साइट पे आएगी और जो आरोपी एक्स को अरेस्ट कर लेगी, उसे थाने में ले जाएगी। फिर उसे ने देखा है कि भाई ये जो विक्टिम है उसका मेडिकल कराएगी। अगर उसमें जो चोटें हैं उसके आधार पे धाराएँ तय करेगी, भाई इस पर जो है कौन सी धारा लगती है। वो जो धारा आपकी भारतीय जो न्याय संहिता है इसके अनुसार धाराएँ हैं, उन धाराओं के अनुसार उसका अपराध तय किया जाएगा और उस पर मुकदमा बनाया जाएगा। और फिर जो है एक्स को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। FIR लिख ली जाएगी और FIR के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट से उसकी पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी जिससे साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकें। तो जो अगर उसे पुलिस कस्टडी मिल जाती है उस केस में, तो वो साक्ष्य इकट्ठे कर ले जाएंगे। उसके बाद उसे 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं जुडिशल कस्टडी। ये भी आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लिखा हुआ है। इसके अनुसार ही 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में उसे भेजा जाएगा। अगर इस दौरान उसकी बेल हो जाती है तो ठीक है, वरना ये 14 दिन की जो न्यायिक अभिरक्षा है इसे बढ़ा दिया जाता है और ये 14-14 करके बढ़ती रहती है जब तक कि उस बंदे को बेल ना मिल जाए। तो अब ये आरोपी को तो जेल भेज दिया है, अब आरोपी के साथ ट्रायल किस तरह से होगा। अब पुलिस का काम शुरू होता है। पुलिस जो है आपका एविडेंस इकट्ठा करती है। उसके अलावा जो वहाँ पे गवाह थे जब उसने उसे चोट मारी थी, उन गवाहों की गवाही स्टेटमेंट जो आपके CRPC 161 द कोड ऑफ प्रोसीजर कोड के अनुसार दर्ज करती है। इसके एनालॉगस जो सेक्शंस है उनकी टेबल इसमें आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी हुई है, वो आप सभी देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है, चाहे लो का स्टूडेंट है, वो इन 3 किताबों को हमेशा घर में रखे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरी ये द भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर किसी कारणवश आपके किताब से लगता है कि भाई हमें नहीं लेनी है, तो आप इसका ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखें, जिससे आपको बेसिक कानून की जानकारी रहे, जिसके अनुसार ही हमारे देश में हमेशा न्याय होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये एक जो है जीवित प्राणी समझो, इसे कानून को एक जीवित प्राणी समझो जो लगातार ग्रो करता है। ये जो है इस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसे, ये ग्रो करती रहेगी, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे आगे जब आरोपी जेल में है तो पुलिस उसके बाद जो केस डायरी तैयार करती है। केस डायरी समय समय पे जैसे साइट मैप बनाएगी, साइट मैप के बाद स्टेटमेंट दर्ज करेगी गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद जो है अगर कोई मटेरियल वेपन है उसने यूज किया है चोट मारने के लिए, इंजर करने के लिए, तो वेपन को सीज करेगी, कोर्ट में पेश करेगी। और जो है इसके बाद जो है जो सेक्शन 173 है CRPC का, उसके अनुसार एक चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करेगी पुलिस। और उसको चार्जशीट सबमिट होने के बाद ये मजिस्ट्रेट साहब का काम होता है कि वो उस केस पे संज्ञान ले या ना ले। अब इसके अलावा अगर पुलिस को लगता है कि नहीं ये झूठा मामला है तो क्लोजर रिपोर्ट भी लगा देती है कई बार। लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट में असली जो बोलते हैं ना कि जो पुलिस विभाग में जो आपका वो है करप्शन है, वो इस ऐसे कारणों से ही है, ऐसी धाराओं से ही है, जिसमें जो पुलिस केस को कमज़ोर करने के लिए कई बार रिश्वत ले लेती है। और बहुत सारे अधिकारी पुलिस के उसमें उन पे केस चल भी रहे हैं इस तरह के। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हालांकि अब लागू हो गया है तो ये कठिन होते हैं। बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी होते हैं जो अपना काम मतलब ईमानदारी से करते हैं। अब जो सरकार तनख्वाह दे रही है वो भी अपना आप में कोई कम नहीं है, उसके अनुसार ही वो अपनी ड्यूटी करते हैं।
और जैसा मैंने पहले बताया है, गवर्नमेंट सर्वेंट 24 घंटे का गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, उसे पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट ड्यूटी दोनों में गुड कंडक्ट रखना है और एग्जाम्पलरी कंडक्ट रखना है। अब जो है 173 में CRPC में चार्जशीट दाखिल हो गई है, मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान ले लेंगे। उसके बाद अगर आरोपी को बेल मिल चुकी होगी तो उसे सम्मन या वारंट इशू करेंगे और जो आरोपी को बुलाएंगे। अगर आरोपी या उसका वकील डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालता है केस अनुसार और केस अनुसार जैसे सेक्शन 227 या सेक्शन 239 में, तो जो है फिर उस डिस्चार्ज पे जज साहब फैसला लेंगे। उसे या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आरोपी को उसे रिलीफ मिल जाएगी, अपना घर बैठेगा। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब एक्विटल नहीं है, इसे कभी भी पुलिस जो है दोबारा खोल सकती है। जैसे ये केस आपने देखा होगा, रिपब्लिक टीवी के जो हैं वो एडिटर हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था और जो है केस को दोबारा खोल दिया गया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खोल दिया था। तो डिस्चार्ज जो है पूरी तरह का एक्विटल नहीं होता है। तो डिस्चार्ज अगर निरस्त कर देते हैं न्यायाधीश महोदय, तो उसके बाद जो है चार्ज के लिए बुलाया जाएगा उसे, आरोपी को। आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद आरोपी को वो पढ़ के सुनाए जाएंगे। आरोपी अगर उन्हें एक्सेप्ट करता है तो उसे वहीं सज़ा सुना दी जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो है एविडेंस शुरू हो जाएगी। एविडेंस में जो पहले सरकारी पक्ष की गवाही होती है, उसमें जो विक्टिम है उसकी गवाही होगी, उसके बाद जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी गवाही होगी, इसके बाद अन्य गवाह हैं उनकी गवाही होगी, इसके बाद जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मेडिकल हुआ है विक्टिम का तो मेडिकल ऑफिसर की गवाही होगी, जो IO जिसने आपकी केस डायरी बनाई है, जिसने चार्जशीट सबमिट की है उसकी गवाही होगी। और इन सारी गवाही के बाद फिर आपकी डिफेंस जो पक्ष है, जो आरोपी का डिफेंस है वो लिया जाएगा। उसमें आरोपी अपने विटनेस दे सकता है कोर्ट में, उनकी गवाही होगी और उस पर जो है जो सरकारी वकील है जिरह कर सकते हैं। ऐसे जो है उस जब सरकारी गवाही हो रही थी सरकारी गवाहों की, तो जो है उस टाइम पे जो डिफेंस का एडवोकेट है वो उनसे जिरह करेगा और उसमें सच्चाई खोजने का प्रयास करेगा। इन सब की रिकॉर्डिंग होगी, लिखित में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिखित में होने की वजह से इसमें समय लगता है। जितना मैंने आपको आसानी से बता दिया उतनी आसानी से ये चीज़ होती नहीं है। एक दिन में पता लगा कि एक बंदा वहाँ गवाही पे बुलाया गया और उस दिन में जो 100 केस हैं कोर्ट में, तो उसकी गवाही आधी हो पाएगी, आधी अगली तारीख पे होगी। इस तरह से ये लंबे केस चलते हैं, इस तरह से ही चलते हैं। उसके बाद जब डिफेंस की भी गवाही हो जाएगी तो उसके बाद आरोपी से जो है सेक्शन 313 CRPC में स्टेटमेंट लिया जाएगा। उस स्टेटमेंट को दर्ज करने के बाद जज सारी फैक्ट्स, एविडेंस, सर्कमस्टेंसेस का परीक्षण करेगा। उसके बाद जजमेंट रिजर्व करेगा। जजमेंट रिजर्व करने के बाद एक नियत दिन पर ओपन कोर्ट में सभी को बुलाया जाएगा, पक्षों को, और तब जो है आरोपी को भी बुलाया जाएगा। और अगर आरोपी को सज़ा होती है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो आरोपी के खिलाफ़ कोई भी मतलब उसके खिलाफ़ क्राइम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता है तो फिर उसे बरी कर दिया जाएगा। अगर वो क्राइम जो है प्रूव हो जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो उसे सज़ा कर दी जाएगी। सज़ा करने के बाद भी जो 3 साल से कम के अपराध हैं उसमें जो माननीय न्यायाधीश है, जो CRPC 1973 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार 1 महीने का समय देगा और वो फिर अपील डाल सकता है और इस दौरान जो है उसके मतलब बेल की कार्यवाही भी कर लेगा। तो इस तरह से जो है आरोपी को और भी चांस मिलते हैं। अगर उसे एक बार सज़ा हो जाती है तो हायर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर वहाँ से भी रिलीफ ना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी जा सकता है। तो इस तरह से जो है इसमें पर्सनल लिबर्टी के कानून में काफ़ी सेफगार्ड दिए हुए हैं आरोपी के लिए भी और विक्टिम के लिए भी। कई बार तो विक्टिम आजकल क्या कर रहे हैं कि वो झूठे केस दर्ज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि विक्टिम पे कोई केस उल्टा बन नहीं रहा है तो झूठे केस दर्ज कर देते हैं, उसमें आरोपी परेशान होता रहता है। आजकल ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। पहले लोग बाग थानों में कम जाते थे, आजकल अवेयरनेस बढ़ी है तो थानों में भी केस ज़्यादा जाने लगे हैं। इसके अलावा कोर्ट भी मुकदमों से खचाखच भरी पड़ी है। इस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, लोक अदालत लगाई जा रही हैं, लोक अदालत का फ़ायदा ले रही है जो जनता, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमों में कमी आने का कोई वो नहीं चल रहा है, ट्रेंड नहीं है। मुकदमों में कोई कमी नहीं आ रही है, मुकदमे धड़ाधड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन होता है, इसे अभी सरकार को अभी और सोचना है इस पर।
तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मुकदमेबाजी कम से कम हो तो जो है ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है कि क्राइम एक सोशल इंजरी होती है, तो अगर जो है किसी ने क्राइम किया है उसे अगर पनिश नहीं किया जाएगा तो वो फिर अराजकता की स्थिति बन सकती है और दूसरे जो लोग हैं उनके मन में जो है डर नहीं बैठेगा, इसलिए जो है क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाता है। हालांकि सरकार के पास इसे सेटल करने के बहुत तरीके हैं, न्यायपालिका के पास बहुत तरीके हैं, और उसमें तरीक़ों में आप जो है कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं उनमें तो सीधा ही जो दोनों पक्ष आपस में समझौता करके कोर्ट मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं और उसमें सेटलमेंट के आधार पर केस ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज़ कहता है कि अगर आपका सेटलमेंट होता है तो आप जो केस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल नहीं भी हैं उसमें CRPC में, तब भी उसमें सेटलमेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है कि A to Z ऑफ क्रिमिनल ट्रायल क्या होता है और इस तरह से ये ट्रायल चलता है। जो लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें और थोड़ा, क्योंकि मैंने एक सामान्य जानकारी दी है, सामान्य लोगों के लिए दी है, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं चैनल पे उनके लिए दी है, मेरे सपोर्टर्स हैं उनके लिए दी है। अगर मुझे यही टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स को बताना होता तो फिर मुझे मतलब कम से कम इसमें 2 घंटे मुझे समझाना पड़ता उनको, क्योंकि हर धारा के बारे में बताना पड़ता। लेकिन मेरे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे साथी हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं ज़्यादा लंबा 2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा तो मेरे अन्य जो सपोर्टर हैं, अन्य जो क्लाइंट हैं उनके लिए बोरिंग हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को यथासंभव छोटी रखने की कोशिश की है। आप अन्य जानकारी लेने के लिए जो है अगर कोई ज़्यादा देखना चाहता है तो मेरी अन्य वीडियो भी देख सकता है जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, उससे आपको कानून की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। जो कानून की जितनी वीडियो हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं और उससे अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, इवन जो है हाई कोर्ट में किस तरह से प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में मैंने काफ़ी बताया हुआ है। तो आप लोग मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं जो चैनल पे जो नए हैं लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। और जो है इसी के साथ मैं आप सबसे आज की विदा लेना चाहूँगा। विदा लेने से मैं पहले आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कुछ सेक्शन बताए, इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं। जैसे जो है ना, अगर आपके 10 साल से कम सज़ा है का कोई ऑफेंस है तो 60 साल के अंदर चार्जशीट पुलिस को जमा करनी होती है। अगर वो 10 साल से ऊपर की सज़ा का अपराध है तो मतलब आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करनी होती है। और अगर पुलिस 60 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट भी बेल मिल जाती है, ये कानून में लिखा हुआ है। और अगर 90 दिन के अंदर नहीं दाखिल कर पाती है तो भी जो है वो उससे जो बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है आरोपी को। तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है जो लोग ग्रेजुएट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एडवोकेसी प्रैक्टिस में उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, क्लाइंट लोग हैं, मेरे सपोर्टर लोग हैं, सब्सक्राइबर लोग हैं, उनके लिए इसका ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। तो अगर उन्हें लॉ में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इन चीज़ों को वैसे ही पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 बुक आप अपने पास हमेशा रखें। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जो है भारतीय न्याय संहिता, जो 2023 में नए बिल पास हुए थे, वो अब 1 जुलाई 2024 से लागू हैं। तो इन्हें आप पढ़ते लिखते रहें और जो है समझते रहें। और इसके बाद जो है आप भी मेरी तरह दूसरों को एडवाइस देने के काबिल हो पाएंगे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग।